Hello students, how are you all? Today's topic is management as science, art and profession. I hope मेरे से पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब में जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के टॉपिक्स पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आफ्टर टेकिंग द वॉच ऑफ अ वीडियो या एक वीडियो को देखने के बाद जब आपकी अगर कुछ क्वेरीज होती हैं या कोई पार्ट उसमें आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दिया करें, तो मैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट क्लियरेशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में उसके संग अटैच करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये क्या है? ये नेचर है मैनेजमेंट का। हम मैनेजमेंट के नेचर का टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। इससे मैनेजमेंट के नेचर का हम कंपैरिजन करेंगे, साथ के साथ ये समझेंगे कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है और इनके फीचर्स क्या होते हैं। फाइनली वी विल कंक्लूड कि मैनेजमेंट का नेचर साइंस की तरह है या नहीं, या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है। हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्चुअली ये आपके नोट्स हैं, ये नोट्स भी कुछ बच्चों ने मांगे थे मुझसे, तो मैंने इसलिए नोट्स भी साथ के साथ आपको इसमें प्रोवाइड करें। आप लोग चाहो तो इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। देखिए, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज वो होती है जो कि प्रॉपर एक थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको बार बार के किए हुए शोध और बार बार प्रैक्टिस किए जाने के बाद उसको डेवलप किया जाता है, वो होती है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब बार बार कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें पता चली, नए नए फैक्ट्स पता चले और उस सब के बाद जो डेवलप हुआ है वो आपका जो है कहलाता है साइंस। मतलब कई तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इन सब के बाद डेवलप जो हुआ वो साइंस है। साइंस में एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स को वेरीफाई किया जा सकता है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उनका शो किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जो कुछ भी उसमें बताया गया है साइंस में, उसके पीछे एक प्रॉपर प्रूफ है उसको करके दिखाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ज़मीन पर क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि अगर ये बोला जाता है कि आप कुछ भी उछालोगे तो वो धरती पर ही आके गिरेगा, तो उसको वेरीफाई करने का एक पुख्ता उनके पास फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पहले से ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये साइंस में इस तरीके से होता है। अब इसके जो मेन फीचर्स हैं साइंस के वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब ये कि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल वही होता है जिसको पढ़ के आप उस सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो साइंस की नॉलेज को गेन करना चाहो अगर, तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है ऑर्गेनाइज्ड वे में, वही आपका एक जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है हर एक फीचर का कि ये फीचर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी साइंस में होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और अवेलेबल है इसीलिए तो आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो वो एक सेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक
आपका सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में मिल रही है। तो यानी कि मैनेजमेंट का भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उसमें भी होती है। तो यस, ये जो फीचर है साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फिर अब आते हैं सेकंड फीचर ऑफ साइंस पे, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। आपको सबने साइंस पढ़ी है क्लास 10 तक, और आप सब जानते हो कि साइंस में कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो वो सारे जो एक्सपेरिमेंटेशन हैं उनके बेसिस पर ही प्रिंसिपल्स बनते हैं साइंस में। ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने एसिड्स में लिटमस पेपर टेस्ट देखा होगा कि वो क्या है, एक तरीके से क्या करा है, एक्सपेरिमेंटेशन किया है ना लिटमस पेपर पे, कि किस हर एक में डाल के देखा, हर एक तरीके के लिक्विड में, हर एक तरीके के सॉल्यूशन में, फिर उससे उसका कलर चेंज हुआ तो पता चला कि ये एल्केलाइन है या एसिडिक है, ठीक है। तो अगर कम चेंज होता है कलर तो उसमें कम एल्कलाइन या कम एसिडिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन है, उसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बेसिस पर क्या बन गए, जो है उससे साइंस की कुछ थ्योरीज तैयार हो गई, या ये कहो कि प्रिंसिपल्स तैयार हो गए, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप हुआ है, और टेस्ट हो मतलब टेस्टेड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार बार इसको रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन कर करके इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब ये क्या है कि क्या ऐसा ही मैनेजमेंट में भी हुआ है? बात ये है कि मैनेजमेंट में ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं कह सकते जैसे कि हमारा साइंस में होता है, ठीक है। अब क्या है कि मैनेजमेंट में भी सालों साल एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, सालों साल जो है ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्किंग होती है उसको ऑब्जर्व किया है लोगों ने, उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने बनाए हैं मैनेजमेंट के। लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि देखो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो कंक्लूजन निकला है और जो ऑब्जर्वेशन है और जो प्रिंसिपल बना है उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स पर है, थिंग्स पर है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल्स तो बना लिए, लेकिन क्योंकि ह्यूमंस का बिहेवियर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वो जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है ह्यूमंस का, उसकी वजह से हम ये कह तो सकते हैं कि हाँ ये इसमें जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बने हैं, लेकिन उनका जो है जो एप्लीकेशन होता है, मतलब जब उनको यूज़ किया जाता है तो वो ह्यूमंस के ऊपर यूज़ किया जाता है, पर ह्यूमंस के ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही हर बार वो काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। So this feature of science is partially present in management, ठीक है। ये मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट होता है, फुल्ली इसका प्रेजेंस मैनेजमेंट में नहीं है, सिर्फ एक कारण की वजह से, और वो है ह्यूमंस, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन की है वो ह्यूमंस पे की है, और ह्यूमंस जो हैं उनका नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इसकी वजह से हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इसकी वजह से, क्योंकि ये फीचर पार्शियली प्रेजेंट है, इसलिए ये इन एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। अब तीसरा जो फीचर है साइंस का वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जैसे कि अभी हमने ग्रेविटी का एग्जाम्पल लिया था कि जो है कोई भी चीज़ अगर आसमान में उछालो तो वो धरती पर ही आके गिरेगी। अगर इसकी हम बात करें तो ये यूनिवर्सली अप्लाइड है, और इसके साथ साथ हम सब इस फैक्ट को जानते हैं कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते ही हैं। पूरे वर्ल्ड में हर जगह वो अप्लाई होंगे ही होंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट में भी क्या ऐसा ही होता है? पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। देखिए मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स तो हैं,
लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि वो प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे ही हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी बताया मैंने कि कुछ भी उछालो तो नीचे गिरेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उसी तरीके से क्योंकि ह्यूमन से डीलिंग करनी है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो इसलिए आप कुछ भी जो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स को लेंगे वो उन प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली अप्लाई किया तो जा सकता है, पर उनमें फेर बदल करके उनको मॉडिफाई करके अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हम नहीं कह सकते कि है। तो इसलिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट नहीं है ये फीचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या निकला। क्या अब इतना, इसके 3 ही फीचर्स हैं साइंस के, और हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह है या नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, और साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि इसमें कितने फीचर्स मैच हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल फीचर्स थे 3 में से हम ये कह सकते हैं एक तो पूरा पूरा मैच हुआ और दूसरा पार्शियली मैच हुआ, तो उसको हाफ मान लेते हैं। तो 1.5 फीचर लगभग इसका मैच हुआ है। तो कंक्लूज़न ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, कंसिडर्ड एज प्योर साइंस, और या फिर एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके सारे फीचर्स तो मैच हो नहीं रहे हैं। जो फीचर्स मैच हो रहे हैं वो 1.5 हो रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, या फिर क्या है सोशल, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड है इसलिए इसको हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये तो हो गया साइंस का, हमने पूरा चेकिंग कर लिया कि क्या है नेचर। देन वी विल कम टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक ऐसी सिस्टमैटिक नॉलेज जिसके लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसमें परफेक्ट होना है तो उसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई? देखो, जैसे आर्ट क्या है भाई, ड्राइंग करते हैं हम वो आर्ट है, सिंगिंग करते हैं वो आर्ट है, डांसिंग करते हैं वो आर्ट है, कला है। तो कला की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। हाँ होती है भाई, किताबें बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं, हर एक तरीके की कला पे किताबें लिखी गई हैं। उसमें क्या चाहिए? स्किल चाहिए। अगर मान लीजिए म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में क्या होता है? गायन होता है, वादन होता है और नृत्य होता है। तीनों का स्किल आना जरूरी है ना। गायन मतलब गाना आना चाहिए, वादन मतलब कुछ बजाना आना चाहिए, नृत्य मतलब नाचना आना चाहिए। तो वो सब स्किल है, साथ ही साथ उसमें अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल होता है। भाई जब आपने सुना होगा, लोग गाना जब गाते हैं तो क्या उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं? क्या उसमें अलग अलग तरीके से गानों को मॉडिफाई नहीं करते अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से? और साथ ही साथ कहते हैं ना कि जितना अभ्यास करोगे कला का उतनी ही निखरती चली जाएगी। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते हैं जितने भी प्रोफेशनल्स, वो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही निखरता है। तो ये होती है कला। अब कहे जा रहे हैं क्या मैनेजमेंट भी कोई आर्ट है, ये भी कोई कला है? तो उसको एक बार हम टेस्टिंग फिर करना शुरू करते हैं, फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे। अब हम ये टेस्टिंग करेंगे आर्ट के फीचर्स के साथ। चलो देखते हैं कि जो आर्ट के फीचर्स हैं वही फीचर्स क्या मैनेजमेंट में भी फिक्स हो जाते हैं या नहीं हो पाते हैं। चलिए फीचर देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, या ये कहें कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल चाहिए होता है टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज को पाने के लिए
एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, और इसके लिए क्या है, अलग अलग तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं। अगर संगीत की बात करेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक की, तो रागों पे अलग अलग तरीके की किताबें अवेलेबल हैं। तबला प्लेयर अगर कोई है, तबला बजाना पसंद करता है, तो उस पर भी तमाम तरीके की किताबें अवेलेबल हैं। उससे आपका नॉलेज बेस तैयार होता है। अब क्या इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में होती है, वो हमने साइंस में भी पढ़ा था। पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट में भी होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यस, ये फीचर तो प्रेजेंट है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी होता है। ठीक है, आते हैं सेकंड फीचर की तरफ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। किसी भी जो आपकी जो जितने भी आर्ट हैं उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर एक आर्टिस्ट अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कला की, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ड्राइंग करना सीख लिया और आप कुछ ना कुछ बना रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या आप अपनी कलाकारी में अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाते? हर कोई लगाता है। आपने सीख लिया, आपने स्किल डेवलप कर लिया, ड्राइंग आप अच्छी करने लगे, पर आपको क्या ड्राइंग करनी है, कैसे करनी है, उसमें आपने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई। संगीत की बात करें तो जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं वो राग्स को तो सीखते हैं, लेकिन जब वो थोड़े माहिर होने लगते हैं उसमें, तो वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाते हैं और उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी के हिसाब से बदल के भी पेश करते हैं, जो कि अगर उनकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी तो खूबसूरत लगेगा सुनने में, वरना नहीं लगेगा। इसी तरीके से अब क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होता है? यस, ये फीचर भी आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद एक मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। वो एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद जाके बनता है, तुरंत नहीं बन जाता कोई भी अच्छा मैनेजर। ठीक है, तो कुछ समय बाद जाके वो एक अच्छा मैनेजर बनता है। तो वो क्या करता है, जो उसने थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी गेन की है, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल जब करना शुरू करता है तो वो अपने स्किल्स डेवलप करता है, और जब उसमें बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके इस्तेमाल करता है ना। उसने जो प्रिंसिपल सुने होंगे, पढ़े होंगे, या केसेस पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन सबको एग्जैक्टली हर एक सिचुएशन में थोड़ी ना फिट कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी में कोई फाइट की प्रॉब्लम हुई, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ एम्प्लॉयज़ के बीच में, और उसको रिजॉल्व करना है मैनेजर को, क्योंकि उसकी वजह से काम रुक गया है। अब उसने कई सारे ऐसी केस स्टडीज़ पढ़ी होंगी जिन्हें सॉल्व किया गया होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को उन्होंने सॉल्व किया होगा, पर वो एग्जैक्टली सेम टू सेम उसी केस स्टडी को तो उठा के नहीं अप्लाई कर सकता उसमें। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं, अगर वो सेम चीज़ बोल भी देगा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एम्प्लॉयज़ का नेचर उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है कि आपका ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ज़रूरी होता है मैनेजमेंट में। मैनेजर सिचुएशन को देखते हुए, जो थियोरेटिकल नॉलेज उसने गेन की है उससे आइडिया लेते हुए सिचुएशन को अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट है। दो फीचर्स तो सेम हो गए मैनेजमेंट में आर्ट के। अब हम चलते हैं तीसरे फीचर की तरफ, और ये है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट को रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिससे कि उसमें परफेक्शन आ जाए। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, क्रिएटिव प्रैक्टिस, मतलब अपना दिमाग अप्लाई कर करके नई नई चीज़ों के बारे में दिमाग लगा कर प्रैक्टिस की जाती है। तभी तो एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी उस थ्योरेटिकल नॉलेज में जोड़ता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। ठीक है भाई, देखो एक आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है ना। अब ऐसे तो देखा जाए तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर एक आर्ट की एक ही जैसी है। जो राग लता मंगेशकर ने सीखे वही किशोर कुमार ने सीखे होंगे, वही श्रेया घोषाल ने भी सीखे होंगे, वही सुनिधि चौहान ने भी सीखे होंगे, और नेहा कक्कड़ ने भी वही सीखे होंगे। पर सबकी अपनी क्रिएटिविटी थी, सबका अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, सब अलग अलग तरीके से गाते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आर्ट क्या है? प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आर्ट आपका क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। ये जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो बेहतर होता जाएगा, जितनी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा उतना ही ज़्यादा वो सबसे अलग कहलाएगा। अब मैनेजमेंट में क्या होगा? जो मैनेजमेंट है हमारा, उसमें ये फीचर है। जो मैनेजर्स होते हैं वो भी तो अपनी क्रिएटिविटी तो लगाते हैं, हर तरह से वो अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। पुराने हो जाते हैं, लगातार मैनेजमेंट करते रहते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाती है उनको, वो स्किल्ड हो जाते हैं, वो अपनी खुद की दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं हर तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए। तो आर्ट में तो 3 फीचर ही इसमें थे और तीनों में से तीनों फीचर मैच कर गए। 3 आउट ऑफ 3 दिया है इसको हमने मैनेजमेंट से मैच होने में। ठीक है, तो ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कंक्लूजन ये कहता है कि आर्ट के सारे ही फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है, जिसमें दूसरों से काम करवाने की कला इसको कहा जाता है। गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा काम पूरा करवाने की कला मैनेजमेंट कहलाती है। स्टार्ट क्लियर? चलिए अब चलते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। अब प्रोफेशन देखिए, आपको याद होगा प्रोफेशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ क्लास 11th में, जब हमने आपको पढ़ाया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उस समय हमने बताया था प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक तरीके का ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए उसके लिए, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो चलो इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, पहला फीचर है इसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which helps the professionals to gain specialized knowledge of the profession। इसमें कह रहा है कि जो है एक प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसकी मदद से एक प्रोफेशनल पर्सन नॉलेज को गेन करता है। हमने पढ़ा था, देखो इसमें ये बोल रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की एक बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें भी है। बॉडी ऑफ नॉलेज की ये बात आर्ट में भी हुई थी पहले फीचर में ही, और बॉडी ऑफ नॉलेज की ही बात साइंस में भी हुई थी। तो ये फीचर जो है ये भी आपका प्रेजेंट है। प्रोफेशन का जो पहला फीचर है वो मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पूरी स्टडीज मैनेजमेंट की अवेलेबल है। ठीक है, तो यस यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यस ये वाला प्रेजेंट है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल MBBS डिग्री रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर। हर एक जो आपका प्रोफेशन होता है उसमें जो एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब बिना एक प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना डिग्री के आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते उस प्रोफेशन में। तो इसलिए जो है हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपके पास ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट में भी होता है? देखिए मैनेजमेंट में वैसे तो MBA किया जाता है अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी जगहों पर इस बात की रिक्वायरमेंट नहीं है कि MBA कर रहे हुए पर्सन ही मैनेजर बनेंगे।
अदर लोग भी मैनेजर होते हैं, जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखा होता वो भी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, और जब इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ही नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। तो नो, प्रोफेशन का ये जो फीचर है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दो ये बात सही है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एमबीए किए हुए ही लोगों को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी इसमें नहीं है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक प्रोफेशन में उसकी अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। होता क्या है कि जब ये लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब इनको डिग्री मिल जाती है और उसके बाद ये लोगों को एक जो ये इनकी काउंसिल है या इनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यानी इनका एक ग्रुप होता है पूरा प्रोफेशनल्स का, उसका मेंबर बनना होता है। और तब ये लोग एक तरीके की शपथ भी लेते हैं। डॉक्टर्स डॉक्टर के हिसाब से शपथ लेते हैं, और लॉयर्स के लिए जो सही होता है उसकी शपथ लेते हैं, जिससे कि वो लोगों को सर्विस करें, लोगों के लिए काम करें, इस तरीके से की भावना उनमें डेवलप्ड रहे। और अगर नहीं वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो सेल्फिश मोटिव से काम करते हैं, तो उसके लिए भी एसोसिएशन की नज़र उन पे बनी रहे। तो एक स्पेशल एसोसिएशन हर एक प्रोफेशन में स्टैब्लिश किया जाता है। हर एक प्रोफेशनल अपने आप को उस एसोसिएशन का मेंबर बनाता है, अपने आप को उसमें रजिस्टर करवाता है, ठीक है। अब क्या ऐसी ही कोई आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है मैनेजर्स की भी? हाँ भाई होती है। क्या है? कई सारी हैं, 2-3 हैं जो कि फेमस हैं। जैसे एमा इन न्यू दिल्ली, AIMA, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एमा न्यू दिल्ली में है, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है फॉर मैनेजमेंट की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। कई सारे मैनेजर्स इसमें मेंबर होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और थोड़ी फेमस एसोसिएशन है इसकी, जिसका नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, ये कोलकाता की है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और एमा, ये दो ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए ही बने हैं, लेकिन इनका मेंबर होना कोई कंपलसरी नहीं है। एक पर्सन MBA होल्डर अगर है, मतलब MBA की डिग्री उसके पास है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो इनका मेंबर हो। मतलब अभी ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं हुआ है, हालांकि ये हैं, ठीक है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। मैनेजर्स चाहे तो इसका मेंबर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बने, ठीक है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना क्योंकि कंपलसरी नहीं है मैनेजमेंट में, इसलिए, और जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना भी कंपलसरी नहीं है मैनेजमेंट में, इसलिए इसको भी हम स्ट्रिक्ट नो बोलेंगे। ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में शामिल नहीं होता है। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग प्रोफेशन को लेके चलते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे डॉक्टर है, क्या उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पैसे कमाने से भी कई गुना ऊपर उठकर होती है, ठीक है। तो इनके जो एथिकल कोड्स हैं, मतलब एथिक्स यानी कि कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलो करना जिससे कि लोगों के संग कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो एथिकल कोड्स जो होते हैं, हर एक प्रोफेशन में एक सेट ऑफ एथिकल कोड्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात हमने इससे पहले यहाँ पे की है, यहाँ पे इसमें, ठीक है, वो जो है वो सेट्स ऑफ एथिकल कोड बनाते हैं, फिक्स करते हैं कि ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए ही चलना है। सारे प्रोफेशनल्स एक प्रोफेशन में जो है इन एथिकल कोड्स के द्वारा बाइंडेड होते हैं, मतलब ये जो एथिकल कोड्स हैं उनसे बंधे हुए होते हैं, उन्हें उसको फॉलो करना ही होता है। जैसे डॉक्टर्स को भी ये कहा जाता है कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की तरफ बनती है, उसकी जान बचाना उनका पहला कार्य है, भले ही अब वो फॉलो करें या ना करें, पर उनके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है, ठीक है। तो ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशन आर बाइंडेड विद दीज एथिकल कोड, सब उससे बंधे हुए होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? तो इसमें जो एमा है, एमा जो अभी हमने पढ़ाया था आपको, एमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसने जो है कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स के लिए बनाए तो हैं, ठीक है, इसने बनाए हैं कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं हुआ है कि इसके बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स को पूरी तरीके से फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। लीगली ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, पर हाँ अगर तब भी मैनेजर्स फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड है। तो क्योंकि एग्जिस्टेंस है एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट की, लेकिन लीगली कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, जबकि प्रोफेशन में लीगली कंपलसरी होता है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही करना है। तो इसमें लीगली कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स हम इसमें नहीं मान सकते मैनेजमेंट में। तो नो, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल है, एमा ने बनाया है, पर ज़रूरी ऐसा कंपलसरी लॉ की तरफ से नहीं है कि उसे फॉलो करना ही करना है, या इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना कंपलसरी है, जैसा कि डॉक्टर्स के केस में होता है, उनका होना बहुत कंपलसरी है। बिना मेंबर हुए किसी भी डॉक्टर को जो है एक लीगल डॉक्टर नहीं माना जाएगा। बिना लॉयर की जो बार काउंसिल होती है उसका मेंबर बने बिना किसी भी लॉयर को एक पक्के तौर पे लॉयर नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट में नहीं होता। मैनेजमेंट में एक मैनेजर कभी भी मैनेजर कहलाता है, भले ही वो एमा का जो है मेंबर हो या ना हो, एथिकल कोड को फॉलो करता हो या ना करता हो। देन इट कम्स टू सर्विस मोटिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं प्रोफेशनल्स अगर, तो उनका मोटिव क्या होता है? बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो भी, और अगर पर्सनली काम करेंगे तो भी, उनका मेन मोटिव क्या है? क्लाइंट्स को सर्व करना, लोगों को सर्व करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो उनके पास क्लाइंट आ रहा है, जो अपनी समस्या लेकर आ रहा है, उसका समाधान करना विद फुल डेडिकेशन, ठीक है। अब मैनेजमेंट में देख लेते हैं क्या है भाई। मैनेजमेंट में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? मैनेजमेंट में जो है क्या वाकई सर्विस मोटिव होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो है जो काम किया जाता है वो मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो जो है किसी सर्विस मोटिव के लिए कर रहे हैं, वो तो पर्सनल अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इनका ऑब्जेक्टिव होता है, समाज सेवा का इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पर अगर हम आजकल की अप्रोच देखें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी बहुत सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। पुराने ज़माने से तो चला आ रहा था खाली प्रॉफिट पे ही फोकस किया जाता है, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर अब फोकस किया जाने लग गया है। लेकिन तब भी अगर हम कहें तो ये कंपलसरी नहीं है ये भी। तो इसलिए प्रेजेंटली जो कंडीशन है
उसमें इसके लिए भी नो है, ये फीचर भी मैनेजमेंट में नहीं है। सर्विस मोटिव ही नहीं होता मैनेजर का खाली, ठीक है। तो ये 5 हमने इसके प्रोफेशन के हमने 5 फीचर्स को स्टडी किया और 5 फीचर्स के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि 1 आउट ऑफ 5 फीचर ही प्रोफेशन में अवेलेबल है। तो लेकिन हमने साथ साथ ये भी समझा कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये मतलब कि बाकी के फीचर्स पूरी तरीके से नहीं हैं। ऐसा है कि ये सब फीचर्स हो सकते हैं, इसके लिए काम किया जा रहा है, ये फीचर्स भी इसका पार्ट बन सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी के 4 फीचर्स जैसे सर्विस मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये सब आगे चल के इसका पार्ट बन सकते हैं। और इसमें तो हमने पढ़ा कि जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन अवेलेबल हैं, लेकिन लीगली ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी किया गया है कि उनका मेंबर होना कंपलसरी है। और एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं किया गया है। सर्विस मोटिव का थोड़ा मामला अलग है, थोड़ा सा अलग है कि सर्विस मोटिव थोड़ा कम होता है। मेन फोकस जो होता है वो होता है किस पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे मैनेजमेंट का। तो इस वजह से ये फीचर नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सून कुछ समय बाद मैनेजमेंट भी एक तरीके से प्रोफेशन ही कहलाएगा। तो मैनेजमेंट कंक्लूजन ये है, 1 आउट ऑफ 5 फीचर मैच हुआ है। वो 1 फीचर कौन सा था, वो था खाली वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज खाली इसका मैच हुआ है फीचर। फिर उसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के रास्ते पे चल रहा है, कारगर है। आज अगर हम देखें तो इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। अगर आज देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, लेकिन सून इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। बहुत जल्दी ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इज मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मतलब आया है एग्जाम्स में, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक्सप्लेन भी करो कि क्यों। या मैनेजमेंट वो आर्ट और साइंस दोनों है? हाँ, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों हैं। हमने जो नेचर पढ़ा उसके हिसाब से हमने ये देखा था कि आर्ट के जो फीचर्स हैं वो तो पूरे के पूरे 3 आउट ऑफ 3 फीचर्स मैच हो रहे हैं और साइंस के 1.5 आउट ऑफ 3 फीचर्स मैच हो रहे हैं। तो इसलिए हम साइंस के लिए तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब साइंस है पर एग्जैक्टली साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट है, ये को सोशल साइंस है, लेकिन पूरी तरीके से आर्ट तो है। तो इसका आंसर ये बनता है कि मैनेजमेंट बोथ आर्ट और साइंस है। इसलिए है क्योंकि ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेम लाइक आर्ट, मैनेजमेंट हैज़ थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। जैसे इसमें समझा देती हूँ मैं इसकी मदद से, जो फीचर्स लिखे थे हमने। जैसे आर्ट है, आर्ट की तरह सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है उसमें। मैनेजमेंट में हर एक मैनेजर प्रिंसिपल्स को पर्सनलाइज्ड तरीके से अप्लाई करता है और बिल्कुल आर्ट की तरह ही मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। और साइंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 में से 2 फीचर्स हमारे साइंस के पाए जाते हैं मैनेजमेंट में, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हालांकि जो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड तो है प्रिंसिपल्स, पर जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है उसका एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो हम ये कह देंगे कि हाँ, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों हैं। आर्ट के तो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में होते हैं, इसलिए वो हम कहेंगे कि वो एक आर्ट है। और साइंस तो है बट एक इन एग्जैक्ट साइंस है, उसके सारे फीचर्स नहीं हैं पर कुछ फीचर्स उसके
साइंस में होते हैं। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं हमारे MCQs और केस स्टडीज़ के ऊपर। ये टॉपिक पूरा मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट, क्वेरी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। MCQs देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर किसी को लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो उसको खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनाना होगा। विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग रिवील्ड। अभी हमने जस्ट प्रोफेशन पढ़ा था, तो बताइए इसमें कौन सा फीचर प्रोफेशन का रिवील किया गया है कि अगर किसी को मेंबर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर किसी को लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी होता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होगा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, सर्विस मोटिव भी नहीं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस ये होगा। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस और उसका मेंबर होना कंपलसरी होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों में एक कॉमन फीचर था, उसको बताओ, जो कि मैनेजमेंट में भी है। साइंस, आर्ट और प्रोफेशन और मैनेजमेंट चारों में है। वो है आपका, सिंपल है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सब में था, पहला जो फीचर था सब में वो यही था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और ये सब में प्रेजेंट भी था। अब है आई हमारी क्या, केस स्टडी। इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह उभर कर आया है। डिसिप्लिन क्या होता है? एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ स्टडी। ठीक है, जैसे कि आपका साइंस है, जैसे कि आपका मैथ्स है, जैसे कि आपका इंग्लिश है, ये एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन कहलाते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ स्टडीज़ हैं। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन की तरह उभर कर आया है, जिसका अपना एक ब्रांच है स्टडीज़ का। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट पे कई बुक लिखी जा चुकी हैं, बहुत तरीके की बुक्स हैं। Students are learning various principles on theories of management from these books. Students कई सारे principles और theories management के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स जो MBA करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को पढ़कर। सिर्फ प्रिंसिपल्स को पढ़ के वो सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेस डिपेंड करती है उनकी क्रिएटिव एप्लीकेशन पे उन प्रिंसिपल्स की। ठीक है, देखो वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स क्या क्रिएटिव एप्लीकेशन भी तो उन्हें आना चाहिए। पढ़ लिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर ही सक्सेस डिपेंड करती है। आजकल देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो है इस बात को इम्पोर्टेंस देने लगी हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स का ध्यान रखा जाए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गई हैं कुछ कंपनीज। ठीक है, अब जो ये ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि एक फीचर इसमें साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों का है। ठीक है, तीनों का दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम बाय कोटिंग लाइन्स। इसमें से लाइन छांटो और बताओ कि कौन सी लाइन से कौन सी साइंस, आर्ट या प्रोफेशन किस किस का फीचर पता चलता है। कह रहे साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का एक एक फीचर तो इसमें किसी ना किसी लाइन से पता चलेगा ही चलेगा। अब उसको छांटो, ढूंढो, समझो और बताओ। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके और थोड़ी देर पढ़ के और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, आपको बेटर समझ में आएगा। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व। अब देखो इसमें पूरा फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर छांटते हैं। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह इवॉल्व हुआ है। इस बात से कुछ भी नहीं पता चल रहा डिसिप्लिन की तरह। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। नंबर ऑफ बुक्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में,
ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, तो स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 जो पता चला वो क्या है, देयर आर नंबर ऑफ बुक ऑन मैनेजमेंट, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये जो फीचर है ये साइंस में भी था, ये आर्ट में भी था और ये प्रोफेशन में भी था, ठीक है। ये जो फीचर था ये तीनों में अवेलेबल था। स्टूडेंट आर लर्निंग वेरियस प्रिंसिपल्स ऑन थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दीज बुक्स। चलो इसी का एक्सटेंशन है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो है मैनेजमेंट की वो इन बुक से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। All students of MBA do not become successful only by learning these principles. The success depends upon creative application and the principles. हमने क्या सीखा था, हमने आर्ट में देखा था कि क्रिएटिविटी लगानी ज़रूरी है, थियोरेटिकल नॉलेज खाली ले लेने से नहीं होता, अपना स्किल और क्रिएटिविटी उसमें लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो सक्सेस है वो किस पे, क्रिएटिव एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। तो दूसरा जो फीचर को दिखाती हुई लाइन है इसमें वो है द सक्सेस वाली। द सक्सेस से लेकर हम उसको लेके चलते हैं प्रिंसिपल्स तक। और ये किसका पार्ट था, ये हमारे आर्ट का पार्ट था। तो ये जो आपका फीचर है ये आर्ट का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। ये भी लाइन एक फीचर से संबंधित है। वो क्या है, आजकल कंपनीज किस पे फोकस कर रही हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स के ऊपर। तो ये क्या कर रही हैं, सर्विस मोटिव पूरा कर रही हैं। क्या कर रही हैं, सर्विस मोटिव को ये पूरा कर रही हैं। इसके लिए जो लाइन है वो क्या है, टुडे से शुरू होगी और एथिक्स तक होगी, ठीक है। ये क्या है, सर्विस मोटिव, ये प्रोफेशन का है, ठीक है। और ये आर्ट का है। आर्ट का कौन सा था, ये वाला पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन में सब में था ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये 3 मार्क्स के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन बनता है केस स्टडी का। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपसे फिर मैं यही कहूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को या फिर आपके कमेंट्स फॉर माय वीडियोस कि आपको मेरी पढ़ाई टीचिंग्स कुछ सही लग रही हैं या फिर कुछ उसमें मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे आपको और बेनिफिट मिल सके, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।